दोस्तों आदाब, मैं हूं अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू गठबंधन का इतिहास है। गठबंधन का बहुत क्रेज है। आप देख रहे हैं कि जितने भी हमारे असेंबली या पार्लियामेंट्री चुनाव होते हैं उन सब में गठबंधन का एक क्रेज होता है और किसके साथ किस पार्टी को जाना है, किसकी क्या विचारधारा है, ये जनता में एक चर्चा का विषय होता है। कब किसको किसका समर्थन रहा इसकी तफसील हम आपको बताते हैं 1950 के बाद से। चूंकि गठबंधन की तारीख को समझना भी शायद ज़रूरी है, तो इस गुफ्तगू को आप इसलिए गौर से सुनिएगा ताकि आप गठबंधन की कामयाबी और नाकामी को ध्यान में रखकर आगे कुछ फैसले कर सकें। जाहिर है गठबंधन और पार्टियों का ज़्यादा होना जनता के लिए और हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी चीज़ है। इसलिए हमें बताना ये है कि कांग्रेस जो है वो भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। आज़ादी के बाद कांग्रेस सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बनी और भारत में सबसे पहला आम चुनाव जो है वो 1951-52 में हुआ और 489 सीटों पर इलेक्शन लड़ा गया, जिनमें से 364 कांग्रेस को मिल गई थी। केंद्र से लेकर देश के अधिकतर राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे और जवाहरलाल नेहरू की मौत के बाद कांग्रेस दो हिस्सों में बढ़ गई थी। तो आपको पता होगा, नहीं पता तो आप समझ लीजिए। आज़ाद भारत में नेहरू का अब तक का जो सबसे लंबा पीरियड है एज प्रधानमंत्री वो उन्हीं का काल है। 16 साल 286 दिन का उनका कार्यकाल रहा प्रधानमंत्री की हैसियत से। कांग्रेस के विभाजन के बाद कांग्रेस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन यानी कांग्रेस ओ में बदल गई और उसका एक दूसरा इसकी जो कमान थी वो के कामराज के पास रही और दूसरी कांग्रेस आर का जो नेतृत्व था वो इंदिरा गांधी ने किया। हालांकि वो कांग्रेस आर बाद में फिर कांग्रेस आई बन गई थी। 1971 में आम चुनाव में विपक्षी इंदिरा गांधी का मुकाबला करने के लिए गठबंधन बना रहे थे, जिसको राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक फ्रंट का नाम दिया गया। ये एक अलायंस बना 1971 में और यहाँ से जो है उन समझ लीजिए आपके अलायंस की और गठबंधन की जो है वो सियासत और राजनीति का सिलसिला शुरू हुआ 1971 में। तो इसमें इस फ्रंट में जो था ये राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक फ्रंट था। इसमें जनसंघ था, कांग्रेस ओ था और स्वतंत्र पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, ये सब पार्टियां इसमें मौजूद थी। इसे स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास का पहला पूर्ण गठबंधन आप कह सकते हैं और इसी को गठबंधन की राजनीति का आगाज भी कहा जा सकता है। यहीं से आगाज हुआ। लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आर जो कांग्रेस आई बन गई, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इसने विपक्ष को पूरी तरह से पराजित किया और 352 सीटें हासिल की चुनाव में, आम चुनाव में। जबकि भारतीय जनसंघ को कुल 22 सीटें मिली थी। सीपीआई को उसमें 23 मिल गई थी। सीपीआईएम ने पार्टिसिपेट, जाहिर एस्टैब्लिश्ड पार्टियां थी, उसमें 25 सीटें सीपीआईएम को मिली थी। और जबकि तमिलनाडु की जो तमिल मुनेत्र कड़गम पार्टी है उसको 23 सीटें मिल गई थी 1975 में। फिर उसके बाद जो है वो इंदिरा गांधी ने देश को आपातकाल में झोंक दिया, जैसा कि हम सब जानते हैं। विश्लेषकों ने इसको इंदिरा गांधी का अहंकार कहा, कुछ ने जो है सत्ता का नशा भी कहा, जिसका भारी नुकसान इंदिरा कांग्रेस को हुआ, इसमें कोई शक नहीं। बहुत भारी नुकसान हुआ और कांग्रेस आई को हुआ। खुद इंदिरा गांधी भी जो है वो अपनी सीट को रायबरेली से नहीं बचा सकी थी, आपको याद होगा। संयोग से 2019 के चुनाव में जो एनडीए की मोदी सरकार बनी उसमें भी 352 सीटें मिली हैं। ये संयोग है और देश में अघोषित आपातकाल भी चल रहा है और बहुत से विशेषज्ञों का ये मानना है कि इस वक्त अघोषित आपातकाल है, जिसको अधिकतर विपक्ष के नेता जो है वो मोदी का अहंकार भी कहते हैं, पार्टी का अहंकार भी कहते हैं, या पार्टी की जो विचारधारा या सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी अहंकार यानी आरएसएस का अहंकार भी कहा जाता है कि उन्होंने इस वक्त इस पार्टी के माध्यम से देश में आपातकाल लगाया हुआ है। जाहिर है आपको याद होगा कि 1975 में जब आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगाया था तो उसमें जेपी आंदोलन, राम मनोहर लोहिया आंदोलन, ये बड़े मशहूर आंदोलन थे। वो सब लोग आरएसएस आइडियोलॉजी के थे। आज जब आपातकाल की स्थिति है तो ऐसे में कौन लोग इस आपातकाल का विरोध कर रहे हैं या करेंगे, आप समझ सकते हैं।
तो ये जो इनका जेपी आंदोलन था वो 2 वर्ष चला। 1977 आते आते आपातकाल जो है वो टिक ना सका और फिर चुनाव हुए 1977 में। ये तारीख हम आपको बता रहे हैं गठबंधन राजनीति की, गठबंधन सरकारों की। तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कांग्रेस ओ जो भारतीय जनसंघ के साथ मिलकर उसने भारतीय लोक दल सहित पूरा विपक्ष मिलकर चुनाव लड़ा उस वक्त कांग्रेस ओ के साथ। जयप्रकाश नारायण की थी वो, उन्होंने उसके बाद वो संभाल ली थी और एक विपक्ष पूरा खड़ा हो गया, गठबंधन बन गया और जनता के आंदोलन के सामने इस बार जनता का आंदोलन था। आपातकाल की वजह से पूरी जनता देश की नाराज थी, नसबंदी का दौर भी शुरू कराया गया था। उस सब नाराजगियों के आंधी में इंदिरा गांधी अपनी सीट भी नहीं बचा सकी थी और उनकी डिक्टेटरशिप भी ख़त्म हो गई थी और उनका जो तमाम जो है सत्ता का किला उखाड़ फेंका था जनता ने। कांग्रेस को कुल 153 सीटें मिली थी और 197 सीटों का उसको नुकसान हुआ था। और फिर 1977 में इन नतीजों के बाद सभी विपक्षी नेताओं ने जो है वो वैचारिक महागठबंधन बना लिया, जिसको जनता पार्टी का नाम दिया गया। जनता पार्टी के पास 520 में से 330 सीटें आई थी, बड़ा आंकड़ा था। पार्टी ने मोरारजी देसाई को अपना लीडर बना दिया और वो प्रधानमंत्री बन गए। ये अलग बात है कि वो गोमूत्र पीने या पिलाने की बात नहीं करते थे, वो भले ही कुछ भी करते रहे। कुछ दिन बाद इस महागठबंधन में यानी जनता पार्टी के अंदर विवाद शुरू हो गया, जिसके कारण इंदिरा गांधी को रायबरेली से जो लोकसभा चुनाव में हराने वाले जन वो थे राजनारायण डिफरेंसेस शुरू हो गए। गठबंधन के बना, गठबंधन की तारीख हमने आपको बताई, अब हम आपको उसमें जो डिफरेंसेस हैं वो भी बता रहे हैं। अब जिस जनता ने इंदिरा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ वोट किया था, उस गठबंधन में फूट हो गई, यानी जनता के विश्वास को यहाँ पे भी ठेस पहुंची। 1979 में यानी सिर्फ 2 साल के बाद ही संसद में सरकार के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव पेश हुआ, जिसमें जनता पार्टी बहुमत साबित नहीं कर पाई और सरकार गिर गई। 1980 में फिर आम चुनाव हुए और गठबंधन की राजनीति लगातार नाकाम होती रही। एक बार फिर से कांग्रेस को जनता ने हुकूमत बनाने का मौका दिया और इंदिरा गांधी फिर जो है वो प्रधानमंत्री बन गई। 1980 के आम चुनाव में जो है वो 529 संसदीय सीट थी, उसमें से 353 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इंदिरा कांग्रेस को वापस वर्चस्व बनाया गया। अब पहले नाराजगी थी, यहाँ देखें इसमें जो अलायंस हुआ, जो गठबंधन हुआ, उस गठबंधन जो है वो विश्वास नहीं जमा पाया जनता की दिलों पर। और उसके बाद आपको याद होगा कि 1984 में आयरन लेडी कही जाने वाली इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ, कत्ल हो गया, यह करा दिया गया। ये एक अलग टॉपिक है, इस पर अलग से चर्चा होगी, बात करेंगे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद गांधी परिवार और कांग्रेस के लिए जो सहानुभूति की एक लहर होती है देश में, वो खड़ी हुई और 84 के आम चुनाव में जनता ने विपक्ष का सफाया करते हुए कांग्रेस को, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ 401 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत दिया। ऐसे में जाहिर है मोदी जी के लंबे जीवन की हम दुआ करते हैं और इस बात की दुआ करते हैं कि उनको खुदा करे कुछ ऐसी हादसा ना हो, क्योंकि जब प्रचंड बहुमत मिलने लगते हैं, वर्चस्व बढ़ जाता है, वन मैन शो हो जाती हैं पार्टियां, तो फिर मुखालफतें बढ़ जाती हैं। अब उनके साथ आप जानते ही हैं इंटरनल क्या सब कुछ चल रहा है, होता रहता है। तो उनकी पार्टी को हम उम्मीद करते हैं कि उनकी पार्टी को जो है सहानुभूति का वोट ना मिले, बल्कि उनको सेवा भक्ति का वोट मिले तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे इंदिरा गांधी के मरने के बाद सहानुभूति मिली और उनके मर्डर के बाद, ऐसी सहानुभूति उनके साथ ना हो, बल्कि वो सेवा भक्ति करें और उसके बाद जनता का विश्वास और दिल जीत कर एक माहौल बनाकर जाएं। उनको लंबा एक वक्त मिल रहा है। तो ये सबक हैं सत्ताधारी पार्टियों के लीडरान के लिए, या जो अपने आप को इस वक्त डिक्टेटर कह रहे हैं या डिक्टेटर बने हुए हैं, उनके लिए सबक होता है। और किसी भी सत्ताधारी पार्टी के रणनीतिकारों को की सद्बुद्धि की हम दुआ करते हैं कि रब उनको ऐसी बुद्धि दे कि वो सही वक्त पर सही फैसले कर सकें और जो मौके उनको सेवा के मिले हैं जनता के, उसको वो सेवा भाव से ही करें और रब की रज़ा के लिए करें, जनता पर अमन शांति के लिए करें, सबके हुकूक की अदायगी के लिए करें, इंसाफ के लिए करें। क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन का सिलसिला
ये रुका नहीं और फिर 1989 के आम चुनाव में जनता दल ने 143 सीटें हासिल की, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 197 ही सीटें मिल पाई। उस वक्त भी आप देखें तो जनता दल के जो नेता थे वो वीपी सिंह बने, वो नेता बने। उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और असम गण परिषद जैसी क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर जो है वो राष्ट्रीय मोर्चा बनाया था। इस गठबंधन को वाम मोर्चा का नाम दिया गया था, आपको याद होगा, और भारतीय जनता पार्टी से बाहर से समर्थन मिला इसको। ये राष्ट्रीय मोर्चा कांग्रेस के खिलाफ सरकार बनाने में सफल तो हुआ, लेकिन जल्द ही टूट भी गया। अब गठबंधन की सरकार बीच में ही टूटने की ये तीसरा मौका आया। गठबंधन का सरकारें बनी और फिर टूटती रहीं। साथ ही जनता का विश्वास भी गठबंधन की राजनीति से टूटता रहा। इसमें जो हमें विशेषज्ञ बताते हैं वो कुछ ऐसा है कि जो वन मैन शो पार्टियां थी, जैसे कि कांग्रेस खुद, तो कांग्रेस ये नहीं चाहती थी कि क्षेत्रीय पार्टियां खड़ी हों, ये नहीं चाहती थी। उसकी वजह यह है कि फिर टोकने वाले बहुत लोग हो जाते हैं। जो लोग सियासत में आ जाते हैं तो फिर सवाल पूछने लगते हैं। हालांकि वो काम जर्नलिज्म का होता है, जर्नलिस्ट का होता है, पत्रकार का होता है, लेकिन उस वक्त पत्रकार इतनी सूझबूझ शायद नहीं रखते होंगे। खैर, अभी भी नहीं है। अब जो सूझबूझ वाले लोग हैं वो क्या कर रहे हैं आप देख रहे हैं। उनको जो काम करना चाहिए था वो नहीं कर रहे। वो पार्टियों के, सत्ताधारी पार्टियों के स्पोक्स पर्सन बने हुए, यानी हमारे मीडिया हाउसेस। खैर, ये भी एक अलग इशू है, इस पर भी अलग से बात करेंगे। यहाँ हमारा मकसद है गठबंधन की सरकारें और टूटते और बनते विश्वास जनता के बीच। तो 91 में जो हुए चुनाव में किसी भी पार्टी को जिस बहुमत नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और 244 सीटें उसको मिली, जबकि बीजेपी को 120, जनता दल को 69, सीपीआईएम को 35 और सीपीआई को 14, तेलुगु देशम को 13 सीटें मिली थी और एआईएडीएमके ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक पार्टी को जो है वो 11 सीटें मिली थी। अब चौधरी अजीत सिंह जी भी जो है अपनी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के साथ कांग्रेस में विलय कर चुके थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम ने भी बाहर से समर्थन किया था कांग्रेस को। इस तरह वापस कांग्रेस की सरकार बनी और कोalition गवर्नमेंट बनी। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के नेतृत्व में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। हालांकि ये भी याद रखने की बात है, उस वक्त जो है देश आर्थिक गिरावट से गुजर रहा था और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है वो आर्थिक गिरावट थी। इकोनॉमिक कंडीशन हमारे देश की अच्छी नहीं थी। उन्होंने चिदम्बरम को लाए और किन किन लीडरान को लेकर आए। उन्होंने अपना कांग्रेस को मजबूत भी करने की कोशिश की, लेकिन उसी बीच में बाबरी मस्जिद को भी शहीद करा दिया। तो 96 में जो है 96 तक वो रहे। उसके बाद 96 में फिर चुनाव हुए। बीजेपी ने अटल वाजपेयी जी के नेतृत्व में 187 सीटें हासिल की 96 में। सारा हम आपको डेट वाइज पूरा आंकड़ा दे रहे हैं और ये इसलिए दे रहे हैं कि आपको पता चल सके कि आप गठबंधन की सरकार चाहते हैं या वन मैन शो पार्टी चाहते हैं, कौन सा कब किसको फायदा होता है। ज़्यादा पार्टियां होती हैं, गठबंधन की सरकारें होती हैं तो उसमें जनता का फायदा होता है। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते वहाँ उस वक्त 14 मई 1906 को अटल बिहारी वाजपेयी जी को जो है वो सरकार बनाने का मौका दिया गया और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की ये सरकार भी संसद में बहुमत साबित न कर सकी और सिर्फ 13 दिन में ये सरकार जो है वो 27 मई 1996 को गिर गई। अपनी नाकामियों के बावजूद गठबंधन की राजनीति का सिलसिला लगातार जारी था। आप ये देख रहे हैं ना, लगातार जारी है और ये कोशिशें अच्छी हैं। पार्टियों का ज़्यादा होना, गठबंधन का होना, बार बार कह रहे हैं अच्छी चीज़ है, लेकिन विचारधाराओं का एक जगह होना ये ज़रूरी होता है। एक सेम विचारधारा की पार्टियां मिलती हैं तो उसमें मजबूती और स्टेबिलिटी आती है। देवगौड़ा के नेतृत्व में जनता दल, समाजवादी पार्टी, द्रमुक पार्टी और टीडीपी, एजेपी, वाम मोर्चा, जिसमें पहले से 4 दलों को मिलाकर बनाया गया था वाम मोर्चे को, तमिल मनीला कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी ने मिलकर जो है वो यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनाई और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे बाहर से समर्थन दे दिया, यानी कांग्रेस पार्टी ने। इसी बीच कांग्रेस ने सीबीआई जांच का बहाना बनाया और देवेगौड़ा की सरकार का समर्थन वापस ले लिया और देवेगौड़ा की सरकार गिर गई। उसके बाद फिर आई के गुजराल आ गए, आई के गुजराल प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन कांग्रेस ने फिर एक पंगा उनके साथ भी अड़ा दिया। वो असल में ये कोलिशन गवर्नमेंट और समर्थन वाली बहु पार्टियों वाली सरकार कांग्रेस भी
नहीं चाहती थी, ऐसे अंदाज़ा होता है। लेकिन कांग्रेस ने फिर एक जो पंगा लगाया, उसके बाद क्या किया, गुजराल उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने डीएमके के को सरकार से बाहर करने की मांग की कि इनके ऊपर, उस वक्त मसला ये था कि राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ था। राजीव गांधी के मर्डर के बाद उसमें जिन पार्टियों का इन्वॉल्वमेंट था वो पार्टियां उस वक्त कोalition में थी, वो एक मुद्दा था। तो जब मांग उनकी पूरी नहीं हुई तो उन्होंने संयुक्त मोर्चा की सरकार को भी उससे भी समर्थन वापस ले लिया और आई के गुजराल की सरकार भी गिर गई। उसके बाद 98 में फिर लोकसभा चुनाव हुए और ये जल्दी जल्दी चुनाव होते रहे। हालांकि इससे देश का नुकसान हो रहा था, जनता का पैसा उसमें लग रहा था और जनता का सीधा नुकसान था। हालांकि लोग ये कहते हैं कि जनता पैसे लेकर वोट भी तो देती है, तो जनता का क्या नुकसान है, उसे तो हर बार, लेकिन वो सारी जनता तो शायद नहीं है। तो ऐसे में कुछ चीज़ों को हमें समझना है, हम समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ बैठकर। 1998 में जो है वो लोकसभा में बीजेपी ने जनता दल यूनाइटेड, AIADMK, समता पार्टी, बीजू जनता दल, शिरोमणि अकाली दल, राष्ट्रवादी तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना और कई अलग पार्टियां थीं जो क्षेत्रीय पार्टियां थीं, वो पट्टाली मक्कल काची कोई पार्टी, लोक शक्ति पार्टी है ना, और मालूम मलारची, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, हरियाणा विकास पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय लोकदल, मिजो राष्ट्रीय मोर्चा, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मणिपुर राज्य कांग्रेस पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी को, इन तमाम पार्टियों को लेकर 16, जो इसके अलावा और 16 अन्य दलों के साथ लेकर चुनाव मैदान में उतरी। इस चुनाव में जो है वो बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की जीत हुई, इन्हीं दलों की, जो टोटल मिला के 41 थे तकरीबन। और 15 मार्च 1998 को राष्ट्रपति KR नारायण थे, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने का न्योता दिया और 41 पार्टियों के इस संगठन के साथ बीजेपी ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनाई। 17 अप्रैल 1999 को देखिए अब आप, 17 अप्रैल, बड़ी मजे की बातें हैं ये सारी, आप समझ रहे होंगे। 17 अप्रैल 1999 को लोकसभा में विश्वास मत का जो प्रस्ताव रखा गया और बहस हुई, इसके बाद वोटिंग हुई और वोटिंग में वाजपेयी सरकार एक वोट से, सिर्फ एक वोट से गिर गई। उसके बाद 1999 में फिर चुनाव, 13वां लोकसभा चुनाव था वो। बीजेपी ने 16 दलों को साथ लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA का गठन करके वो चुनाव लड़ा। इस चुनाव में जो है वो NDA ने 299 सीटें जीतकर सरकार बनाई 99 में। और उसके बाद NDA नेशनल कॉन्फ्रेंस जो, और एक पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट सहित जो है वो कई अन्य दलों से जुड़ने के बाद दलों की संख्या कुल 24 हो गई थी। इस गठबंधन की सरकार ने गठबंधन राजनीति के चलते भारत में पहली बार 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। यह है इम्पोर्टेंट बात, यानी पहली बार ये 5 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है और अटल बिहारी वाजपेयी जी की नेतृत्व में इन 24 पार्टियों के साथ जो NDA बना, NDA गठन हुआ। इस तरह गठबंधन की राजनीति को आप समझ लें और आज के परिप्रेक्ष्य में उसको समझना बेहद ज़रूरी है, चूँकि जगह जगह गठबंधन की सरकारें होनी चाहिए और हो रही हैं। लेकिन गठबंधन जैसे बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूटा, बिहार में जो है वो नीतीश और लालू का गठबंधन टूटा, इसी तरह जो है वो कर्नाटका में गठबंधन टूटा। ऐसे गठबंधन टूटते भी रहे, बनते रहे, बनना और टूटना इनका चलता रहा। लेकिन फिर वही बात कि गठबंधन की सरकारों का होना जनता के लिए बेहतर हो सकता है अगर वो डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत चलना चाहते हैं, तो इंसाफ की पॉलिसी को लेकर चलना चाहते हैं। तो चूंकि ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा पार्टियां होंगी, क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो जनता तक वो सहूलतें पहुंचा सकेंगी जो सहूलतें आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको देता है। हर घर तक वो सहूलत पहुंच जाएगी क्षेत्रीय पार्टियों के माध्यम से, जिला स्तरीय पार्टियों के माध्यम से, जो एक वन मैन शो के माध्यम से नहीं पहुंच सकती, क्योंकि वन मैन शो इतने बड़े कंट्री के अंदर वो सब कुछ कर ही नहीं पा रहा है, कर नहीं पाएगा। तो आज जब हम देख रहे हैं कि मायावती अपने 7 MLA के बागी होने वाले, जो बागी हो गए MLA, उनसे बिलबिला उठी हैं वो कि ये कहाँ भाग गए, कहाँ चले गए। उन्होंने जो है SP के मुकाबले में, कहाँ के SP ने जो है उनको वर्गलाया, ये सब किया है।
अब वो एसपी के मुकाबले बीजेपी को समर्थन का बयान दे दिया उन्होंने। आज की बात है, ये पहली बार नहीं हुआ, हालांकि मायावती इससे पहले भी बीजेपी के समर्थन की बात करती रही हैं और बयान भी देती रही हैं, बल्कि उन्होंने बेहतर बताया है कई जगह। अब एक तरफ तो जो है जिस पार्टी की विचारधारा से वो बनकर आई हैं, जहाँ से वो चली हैं, जिस मूवमेंट से वो चली हैं, है ना, अम्बेडकर मूवमेंट, अम्बेडकरवादी मूवमेंट से चली हैं, तो यहाँ बड़ा कंट्रोवर्शियल है। यहाँ पर जो है वो गोलवालकर की पॉलिसी है और उनकी नीतियाँ हैं, सावरकर और गोलवालकर, जो बिल्कुल धुर विरोधी जिसे कहते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल वाली बात है। जिन अपने बड़ों को ये लोग फॉलो करते हैं, तो बीजेपी उनको फॉलो कर रही है, और अम्बेडकर और ये मायावती अम्बेडकर को फॉलो कर रही है, लेकिन अम्बेडकर उनके बिल्कुल धुर विरोधी थे। नॉर्थ साउथ पोल वाला मामला था, डिफरेंट एकदम आइडियोलॉजी। लेकिन यहाँ इन लोगों को आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, इनको तो सत्ता में बने रहना है, सत्ता की भूख है, लालच है, भिखारी है। अब वो सभी का हाल ये हो रहा है। यही हम बात अगर 2015 बिहार चुनाव की करें, विधानसभा गठबंधन की बात कर लेते हैं, जिसमें देश ने देखा कि किस तरह से नीतीश लालू का साथ छोड़ गए, बीजेपी के साथ चले गए, वगैरह वगैरह, ऐसा होता रहा। ये सब चीज़ें चलती रही हैं। अब ऐसे में हमें ये देखना होगा कि कौन क्या किस वक्त अपने फायदे के लिए कर रहा है, कितना वो जनता और देश के लिए कर रहा है, ये सब चीज़ें देखने की हैं। तो अब नीतीश कुमार जी जो हैं वो अपना देश अपने स्टेट के लिए काम कर पाए हैं, वहाँ की जनता अपना मैंडेट देकर ही बता पाएगी। हालांकि इस वक्त जो कुछ भी बिहार के हालात हैं उसमें बिल्कुल पासा पलटता हुआ नजर आ रहा है। आज फिर जो है वो बिहार चुनाव में आप देख रहे हैं कि जो पार्टियां केंद्र में बीजेपी के साथ हैं, खुद वो जेडीयू वही बिहार में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज की राजनीति देश या जनता की सेवा के लिए नहीं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे शायद वो सत्ता भोगने के लिए आते हैं, और इसको जनता कब समझेगी खुदा ही समझे, जनता कब समझेगी। तो 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के साथ भी आपने देखा कि राष्ट्रीय जनता दल को जो है वो साथ लेकर यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बना, है ना, और यूपीए जब बना, यूपीए का गठबंधन हुआ, तो 10 साल तक अपनी उन्होंने सरकार चलाई, और वो 10 साल तक 218 यूपीए को सीट्स मिली थी, और उन्होंने वाम मोर्चा समाजवादी पार्टी के समर्थन से सरकार चलाई। उसके बाद फिर वो 2008 में वाम मोर्चा ने भारत और अमेरिका के जो मध्य कुछ डिस्प्यूट, वाम मोर्चा ने जो है वो अपना समर्थन इससे यूपीए से वापस ले लिया था, लेकिन उनकी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने विश्वास मत अपना हासिल कर लिया, सरकार बच गई उनकी 2008 में भी। तो गठबंधन सरकार में यहाँ भी भूचाल तो आया, लेकिन सरकार का जो किला था वो बच गया और 5 वर्ष पूरे कर लिए। 2009 में फिर आम चुनाव हुआ और यूपीए ने को 262 सीटें मिली, और अकेले कांग्रेस के पास उस वक्त 206 सीटें मिली थी उनको। तो कांग्रेस के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार गठबंधन की सरकार ने अपना कार्यकाल शांतिपूर्ण पूरा किया, कुछ अच्छी योजनाएं बनाई, लेकिन देश ने देखा कि उनकी ये नीतियां, मतलब कांग्रेस की एंड यूपीए की वो नीतियां किसी काम ना आई, और देखते ही देखते देश जो है वो भगवामय हो गया। झूठा देशद्रोह, सच्चा देशद्रोह के बीच झगड़ा शुरू हुआ, और देखते ही देखते अब हाल जो है वो आपके सामने है। लेकिन ये कथन ठीक है कि मोदी जी 6 वर्षों में वो काम कर गए जो कांग्रेस जो है वो 52-54 वर्षों में नहीं कर पाई। मोदी जी जाहिर है कि मतलब पार्टी के लिए तो बहुत ही बढ़िया आदमी है, देश के लिए अच्छा होना ना होना इस वक्त कोई माने फिलहाल नहीं रखता है। अब हो सकता है आगे अच्छे हो जाए। उनको क्लीन चिट मिल चुकी है तो साफ छवि हो गई। क्लीन चिट जब दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट से तो उसी को तो साफ छवि कहते हैं। अब ये अलग बात है कि संविधान के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है वो कोर्ट और अदालतें चलती हैं या फिर मोदी जी और पार्टी या विचारधारा के कहने से चलती हैं, ये एक अलग बहस है, अलग मुद्दा है, इस पर फिर चर्चा होगी। और आजकल तो दाढ़ी वाड़ी भी बहुत अच्छी लग रही है, पता नहीं टोपी वोपी का उनका कब का प्रोग्राम है। लोग कह रहे हैं कि वो टोपी लगाने वाले हैं, या वो टोपी लगाएं या पगड़ी लगाएं, जो भी लगाएं, उनका क्या विचार है वो जाने, लेकिन जो कुछ भी है वो बहुत अच्छे हैं और वो जैसे भी हैं हमारे लिए तो हमारे प्रधानमंत्री हैं। वो उनका काम है कि वो जनता के लिए कितने काम कर पा रहे हैं, कितने नहीं कर पा रहे हैं, ये सब जनता जानती है, जनता है सब जानती है। तो 2004 में 336 सीटें वो लाए थे, 14 में सॉरी, और एनडीए, उसके बाद एनडीए को मिली थी 336 सीटें मिली थी, और उसके बाद 282 सीटें बीजेपी की अपनी सीटें थी। राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी की भगवा राजनीति जो है वो कामयाब होती नजर आ रही है।
यानी जिस विचारधारा की पार्टी इस वक्त जो है वो सत्ता में है, वो एक के बाद दूसरे अपने पूरे एजेंडे के ऊपर है और वो सफल है अपने एजेंडे में। अब ज़रूरी नहीं है कि वो जो है वो मुल्क को आगे बढ़ाए, इकोनॉमी को आगे बढ़ाए, दलित समाज को, पिछड़ों को, माइनॉरिटीज़ को आगे बढ़ाए। उन्हें देश से ज़्यादा लेना देना नहीं है, इसलिए कि उनका एजेंडा कुछ और हो सकता है, आपका एजेंडा कुछ और हो सकता है। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस संविधान की कसम और शपथ लेकर ये लोग पार्टी में आए, सॉरी पॉलिटिक्स में आए हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने और सरकार बनाई है और फिर शपथ लिया है उन्होंने मंत्री पद का, प्रधानमंत्री पद के और मंत्री पद के पद लिए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन ये लगता है कि वो बजाय संविधान की शपथ लेने के वो अपने संविधान की शपथ ले लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। पूर्ण बहुमत और प्रचंड बहुमत से आए हैं तो अगर अच्छे काम हो जाएं और सौहार्द और प्यार और मोहब्बत की बातें हो जाएं, आपस में सद्भाव और प्यार से और सारे धर्मों और जातियों को जोड़कर देश में विकास के काम हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जाहिर है मोहब्बत से भी जो है वो अपनी तारीख बनाई जा सकती है, नफ़रतों को छोड़कर। तो ऐसे में 44 सीटों पर सिमट कर रह गई थी कुल कांग्रेस। बहुत बुरा हाल हुआ। तो सबक सिखाया गया उनको, काय का सबक सिखाया गया? हाँ, उनको सबक सिखाया गया होगा, उन्होंने भी पिछले, अब उनके बारे में भी आता है कि उन्होंने उनके कार्यकाल में क्या क्या नहीं हुआ। शिलान्यास हुआ, मूर्तियाँ हटवाई गई, रखवाई गई, दरवाजे खुले, पट खुले और पूरे हिंदुस्तान भर में 25,000 से ज़्यादा कम्युनल राइट्स हुए, लुटे पिटे लोग। और जाहिर है कि आपातकाल भी उन्हीं के पीरियड में लगा, सब कुछ तो उन्हीं के पीरियड में ज़्यादातर हुआ काम, डेवलपमेंट भी हुआ और ये सब भी हुआ। तो जनता अपने अपने हिसाब से उनको हिसाब करती रहती है। आपको बता दें, इससे पहले नेहरू काल में जो है ना 1950 से लेकर 1977 तक कोई विपक्ष नहीं था पार्लियामेंट में, और अभी ऐसा ही यहाँ भी हुआ कि आपने देखा कि यहाँ विपक्ष नहीं है। यानी जो पिछला कार्यकाल गया है एनडीए का, उसमें विपक्ष नहीं था। कांग्रेस अकेले राज कर गई, बीजेपी अकेले राज कर रही है। घटक साथ में हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, बहुत कम वोटों के साथ, बहुत कम सीटों के साथ वो जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ एंटी इनकम्बेंसी और एनडीए की जो नीतियों की काफ़ी मुखालफत, बीजेपी अपने एनडीए के घटकों को, सभी पार्टियों को खुश रखने की नीति के साथ लगातार चलने की कोशिश तो कर रही है, किंतु उसके बावजूद शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल जैसी पार्टियां वो साथ छोड़कर चली गई हैं। किसान बिल पर उन्होंने साथ छोड़ा है, किसान उनका कितना साथ देगा ये एक देखने की बात है। उसको किस तरफ मोटिवेट किया जाता है। एनडीए का जो साथ छोड़कर बाहर आ गए हैं पार्टियां, घटक दल, वो इस वक्त आए हैं किसान बिल को लेकर। तो बीजेपी के सांसदों की जो संख्या है वो इतनी बड़ी है कि उनको इससे फिलहाल कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हिंदुस्तान की जो उत्तर प्रदेश में, आपको हैरत होगी कि 433 पॉलिटिकल पार्टियां हैं वहाँ, 20 करोड़ की आबादी है लगभग उत्तर प्रदेश की, और दिल्ली में भी 200-250 से 272 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जबकि यहाँ पर 1.9 करोड़ की आबादी है दिल्ली की। तमिलनाडु में 140 है, बिहार में 120 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, हालांकि 11 करोड़ की वहाँ आबादी है। आंध्र प्रदेश में भी 83 पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ती हैं, और वहाँ की आबादी 4.9 करोड़ है, 5 करोड़ के आसपास है। तो ऐसे में ये सारी चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। अब देखना ये होगा कि हमने आपको ये इतिहास आपके सामने रखा है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा। अच्छा लगा हो ना, तो कोशिश करें कि सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर भी कर दें। और हम आपके साथ जुड़े हुए हैं कुछ इतिहास को लेकर, इसी तरह के कुछ राजनीतिक इतिहास को लेकर आपके साथ फिर हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।